यदि आपने थंबनेल देखा है तो आप समझ ही गए होंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रस के अंग। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। अब वो 4 अंग कौन-कौन से होते हैं? तो आइए हम जानते हैं वो 4 अंग कौन-कौन से होते हैं। तो नंबर 1 पर है स्थायी भाव, नंबर 2 पर है विभाव, नंबर 3 पर है अनुभाव एवं नंबर 4 पर क्या है? संचारी भाव जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये तो हो गए रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। तो आइए हम इन्हें एक-एक को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव वे भाव जो किसी सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 10। तो अब थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं ज़रा। वे भाव जो किसी सहृदय के हृदय में, सहृदय हमने आपको बताया था पिछली वीडियो, यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। सहृदय मतलब जो जिस व्यक्ति की बात चल रही है, उस व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से जो सेट हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। अब परमानेंट सेट मतलब जैसे कि कोई आपके जीवन में मेमोरेबल मोमेंट है या कोई ऐसी घटना है जिसे आप आसानी से नहीं भूल सकते, लाइक एज़ आपके 12th में बहुत अच्छे परसेंट बने हैं, तो ये भी आपके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट है जिसे आप आसानी से नहीं भूल सकते। तो ये जो भाव है आपके हृदय में या जो आपके हार्ट में, इसी को हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। इनकी संख्या 10 होती है। आगे आने वाली वीडियो इसी पर है, रस के भेद, जहाँ हम उन्हें डिटेल से समझेंगे। तो स्थायी भाव ये हमारे यहाँ पर खत्म हुआ, यानी वे भाव जो कि सहृदय हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो अंग है रस का, वह क्या है? वह है विभाव। तो देखते हैं विभाव किसे कहते हैं। तो विभाव स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक को या कारकों को विभाव कहते हैं। अब वो क्या होंगे? जैसे कि स्थायी भाव, जैसे कि आपका वही 12th वाला मेमोरेबल मोमेंट, आप कहीं बैठे हैं तो 12th की ऐसी चर्चा निकलती है तो आपको वो मोमेंट याद आता है आपके परसेंट वाला। तो जो वो बात निकली ना, जिससे आपका जो स्थायी भाव था वह जागृत हो उठा, तो वही वही जो बात है वही होगी विभाव। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको विभाव समझ में आए होंगे। तो विभाव होते हैं 2 प्रकार के। पहला है आलम्बन विभाव और दूसरा क्या है? उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? हम आगे देखते हैं। आलम्बन विभाव, जिसके कारण सहृदय के हृदय में भाव जागृत होते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। यानी कि वही रीज़न जिसके कारण आपके हृदय में भाव जागृत हो रहे हैं, या स्थायी भाव या संचारी भाव जो भी, तो वो कोई सा भी रीजन हो सकता है जिसके कारण आपके हृदय यानी सहृदय के हृदय में भाव जागृत होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव। अब आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? आश्रय और विषय। तो आश्रय क्या होता है? ये देखते हैं हम आगे। तो आश्रय, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति कोई नहीं, आप ही होंगे। तो आपके हृदय में स्थायी भाव जो जागृत हो रहे हैं तो उसे आश्रय कहेंगे, यानी कि सीधी सी बात आपको। नंबर दूसरा क्या है? विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। जैसे कि वो कोई कारण या कोई व्यक्ति या वस्तु भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? विषय। सीधी सी बात है, वो टॉपिक या वो रीजन जिसकी वजह से आपके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा? विषय, यानी कि आलम्बन विभाव का दूसरा प्रकार। अब विभाव का हम दूसरा प्रकार देखेंगे, उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? देखते हैं हम क्या होता है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव द्वारा जागृत कारकों को और अधिक उद्दीप्त करने वाले या तेज करने वाले कारक को उद्दीपन विभाव कहते हैं। मतलब जो आलम्बन विभाव है जिसके कारण आपके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, तो उसको यह और अधिक तेज करता है। मतलब आपकी जो मेमोरी है उसको और अधिक बढ़ाता है और उन्हें आपका जो भाव है और अच्छी तरीके से याद दिलवाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पर विभाव कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम रस का तीसरा अंग जो कि है अनुभाव। तो आश्रय की चेष्टाओं, हरकतों एवं क्रियाकलापों को ही अनुभाव कहते हैं। अब आश्रय कौन हुआ? आश्रय खुद आप हुए। तो आप जो भी हरकतें कर रहे हैं, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभाव। अनुभाव होते हैं 2 प्रकार के,
साधारण अनुभाव और सात्विक अनुभाव। हालांकि ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैंने सोचा होते हैं तो बता दूं। तो साधारण अनुभाव, इनकी संख्या होती है 4, आंगिक, वाचिक, आहार एवं सात्विक। सात्विक अनुभाव, इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, जिसे हम कंप भी कह सकते हैं, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। हालांकि ये कभी आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए या किसी और को बताने के लिए याद रख सकते हैं। तो रस के 3 अंग हुए समाप्त। अब आता है रस का चौथा अंग, जिसे हम क्या कहते हैं, संचारी भाव। तो संचारी भाव वे भाव जो सहृदय के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इन्हें हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट नहीं है, जो सीधी सी बात है। मतलब स्थायी भाव तो क्या थे, हमारे परमानेंट थे, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते, मतलब ये बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। जैसे जब तक हम नदी में पत्थर फेंकते हैं तो बुलबुला थोड़े समय के लिए दिखाई देता है ना, वैसे ये संचारी भाव होते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। इनके नाम भी हैं, नाम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आप यदि जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में रस के अंग करके एक लिंक दी गई है, तो आप उस पर क्लिक करके इनके नाम जान सकते हैं। अब प्रश्न आता है, इन्हें व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं? तो व्यभिचारी भाव इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक भी संचारी भाव होता है ना, वह किसी भी स्थायी भाव के साथ नहीं रह सकता, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर रस के अंग होते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको रस के अंग समझ में आए होंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ करके एक लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।